हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन चल रहा है और हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आपकी हेलो एरीन की, है ना। हमने पिछले भाग में काफी सारी इस पर चर्चा की थी कि किस तरीके की होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब इलेक्ट्रोफाइल आता है आपके बेंजीन रिंग पे, है ना। तो हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखी थी। इसमें इस तरीके की कुछ हमने रिएक्शंस करी थी। आज वहीं से हम आगे चलेंगे और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हमने की थी लास्ट फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें कि हमने दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी थी, एक फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। दो रिएक्शन हमने फिडेल क्राफ्ट में होती है। एल्काइलेशन जिसमें कि आपका एल्काइल जो आपका हेलोरीन है उस पे एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। और उसी तरीके से एसाइलेशन में आपका एसाइल क्लोराइड के साथ करते हैं हम, तो आपको एसिटोफिनॉन मिलेगा एल्काइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। ये हमने बात की थी। फिर हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जो हमारा इनकम्प्लीट छूटा था। ऑल्दो Cl इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। आपने क्लास 11 में दो तरह के ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई, यानी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दो तरीके के ग्रुप आपके पास होते हैं। तो जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद भी ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। ऐसा क्यों? तो हमने कहा कि जो Cl है उसके पास माइनस आई इफेक्ट है। जब Cl के पास माइनस आई इफेक्ट है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, ठीक है ना। और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण तो क्लोरीन क्या करता है, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजर, आपने बताया था कि आपका कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वो क्या करेगा, थ्रू रेजोनेंस अपनी तरफ भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी वो रिलीज भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। दो इंडक्टिव इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या होता है, क्लोरीन क्या कर देता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जो भी बनेगा, जो भी कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो, क्योंकि जब यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, प्लस चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा। ये कब की बात है, जब इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। जब इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो इंडक्ट इफेक्ट के कारण क्लोरीन क्या कर देता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज कर देता है, ठीक है ना, फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इतना हमने पिछले भाग में किया था, है ना। इतना हमने किया था कि भाई आपका क्या करता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। चलिए, इतना आपको समझ आया। अब आगे करते हैं इसमें कि आगे की कहानी क्या होगी। आपने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट से क्लोरीन क्या हो गया, डिस्टेबलाइज कार्बोकेटायन बना, जो कि हमने यहाँ पे बनाया। ये आपका क्या है, डिस्टेबलाइज कार्बोकेटायन बना हुआ, ठीक है ना। ये आपका क्या है, डिस्टेबलाइज कार्बोकेटायन, डिस्टेबलाइज इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। ये डिस्टेबलाइज इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमने करी। अब होगा क्या कि ये तो रही इंडक्टिव इफेक्ट कारण। अब रेजोनेंस के कारण क्या होता है, थ्रू रेजोनेंस रेजोनेंस के कारण क्या होगा, हेलोजन टेंड टू स्टेबलाइज, टेंड्स टू स्टेबलाइज the carbocation, the carbocation, and the effect is more
pronounced effect is more pronounced at ortho and para position. ठीक. अच्छा. The inductive effect is stronger than resonance and cause net electron withdrawal. Net electron withdrawal and thus causes net deactivation. The resonance effect tend to oppose the inductive for the attack at ortho and para position, and hence makes the deactivation less for ortho and para attack. Reactivity is thus controlled by the stronger inductive effect and orientation is controlled by resonance. Orientation is controlled by resonance effect. ठीक, इस तरीके से आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, ये इसके लोन पेयर. ठीक, इधर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा ये. ठीक, इस वजह से क्या होगा, इधर ये दिस, इधर आपके पास Cl है. ठीक है, कार्बोकेटाइन प्लस He. ये कहाँ पे है अटैक, ऑर्थो पोजीशन पे. इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है एट ऑर्थो पोजीशन. ऑर्थो पोजीशन पे अटैक है इसका. ठीक है ना, इधर 1 2 3 4
5 6 ये इधर उतरना चाहेंगे। ठीक, दूसरा ये आपका क्लोरोबेंजीन, इधर बॉन्ड, ठीक है, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड। ठीक, अच्छा, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया E प्लस, इधर Cl है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला बॉन्ड इधर आना चाहेगा, ठीक है, ये वाला इधर आना चाहेगा और ये इसके पास इधर इलेक्ट्रोफाइल इधर आएगा, तो इधर आएगा तो इस तरीके से दिस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का टैग Cl, इधर कार्बोकेटायन प्लस, ठीक है, अटैक एट पैरा पोजीशन, एट पैरा पोजीशन। ठीक है ना, रेजोनेंस इफेक्ट ने क्या किया, स्टेबलाइज कर दिया कार्बोकेटायन को। स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, ठीक है। आई बात समझ में आपको, हुआ क्या, आपको ये चीज कहानी समझ आई, हमने यहाँ तक बताया था आपको। फिर हुआ क्या कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण हेलोजन है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, तो आपने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है, और कैसा इंडक्टिव इफेक्ट उसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जो हेलोजन है वो स्टेबलाइज कर देता है कार्बोकेटायन को, ठीक है ना। हेलोजन क्या करता है, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है, और इफेक्ट जो है वो ज्यादा फिर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है। इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर रेजोनेंस से, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस से स्ट्रॉन्गर है, तो वो क्या करेगा, आपका जो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है, वो नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन जब खींचेगा उससे क्या होता है, नेट डीएक्टिवेशन हो जाता है, नेट डीएक्टिवेशन। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट को अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है, ताकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक हो सके। इस वजह से उस डीएक्टिवेशन को कम कर देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डीएक्टिवेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसके बाद जो आपकी रिएक्टिविटी है वो कंट्रोल हो जाती है स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। जो रिएक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कंट्रोल हो जाती है, और ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करता है, रेजोनेंस इफेक्ट कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से फिर आपने देखा कि ऑर्थो और पैरा पे आपका इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में आपको कि हो क्यों रहा है, कि उन्होंने पूछा था कि क्लोरीन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉन वाला, फिर भी वो ऑर्थो पैरा पोजीशन बना रहा है। तो हमने कहा कि रिएक्टिविटी तो कौन कंट्रोल करा, इंडक्टिव इफेक्ट ने करा, लेकिन ओरिएंटेशन किसने कंट्रोल किया, रेजोनेंस ने कंट्रोल किया, है ना। इस वजह से आपके ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आया और वहां पे अटैक हुआ। ठीक है बच्चों, ये तरीके से बात आपको मेरे ख्याल से समझ आएगी। अब जो आपकी इसकी जो लास्ट रिएक्शन है, आपकी जो लास्ट रिएक्शन है किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन की थर्ड, पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, जो कि हमने कहा कि हेलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते, उसके हमने कई कारण पढ़े थे। रेजोनेंस पढ़ा हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, हमने इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखा, और हमने कहा रिपल्शन के कारण। ये कुछ थे जिसमें कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तरफ लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। पर हमने कहा कुछ सर्टेन कंडीशन में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम क्या करवाएं, उसको थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशंस दे, टेम्परेचर ज्यादा रखें, और आपका क्या करें, एक्वा सॉल्यूशन ले, NaOH का टेम्परेचर ज्यादा रखे, प्रेशर ज्यादा रखे, तो हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से, NO2 हम लगाते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और जल्दी से वो क्या करता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। अगर आप ऑर्थो पे लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा कम रिएक्टिविटी होगी एज कम्पेयर टू पहले वाले पे जब नहीं लगी थी, मतलब थोड़ी ज्यादा हो गई, एकदम से प्रोडक्ट मिलेगा। आप पैरा और ऑर्थो दोनों पे लगा दे तो और जल्दी हो जाएगा, और दोनों पैरा ऑर्थो पे लगाने पे दोनों
ऑर्थो और एक पैरा पे लगाने पे वो और तेजी से होने लगती है रिएक्टिविटी, है ना। तो फिर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा था दूसरा पार्ट। और तीसरा अब आपके पास क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। तीसरा क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है बच्चों। तीसरा आपके पास है रिएक्शन विद मेटल्स। इसके बारे में हम समझेंगे कि रिएक्शन विद मेटल्स में क्या क्या रिएक्शंस हैं आपकी हेलो एरीन की मेटल के साथ। जैसे कि हमने आपका हेलो एल्केन की रिएक्शन देखी थी मेटल के साथ, तो ऐसी क्या हेलो एरीन की कौन कौन सी रिएक्शन है ना। तो रिएक्शन विद मेटल में सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है बच्चों वुड्स-फिटिग। क्या है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन, सबसे जो पहली रिएक्शन है वो वुड्स-फिटिग रिएक्शन है। अब वुड्स-फिटिग रिएक्शन होती क्या है, ठीक है ना। वुड्स-फिटिग रिएक्शन क्या है कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के मिक्सचर को जब हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड, हेलो एरीन मिलेगा हमें, है ना। हमें क्या मिलेगा, एल्काइल एरीन मिलेगा। हमने क्या करना है, हमने एक एल्काइल हैलाइड लेना है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक हमने क्या लेना है, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन, एराइल हैलाइड हेलो एरीन। इनका रिएक्शन कराना है हमने सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में एक चीज करवानी है हमने, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा एराइल एरीन। क्या मिलेगा, एराइल एरीन, एल्काइल एरीन, एल्काइल एरीन मिलता है हमें। और साथ ही साथ में हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा। आई बात समझ में। एल्काइल वुड्स-फिटिग रिएक्शन है क्या, वुड्स-फिटिग रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद एराइल हैलाइड इन द एल्काइल हैलाइड and aryl halide when treated with sodium in the presence of dry ether we get alkyl arene and salt। हमें alkyl arene और salt मिलते हैं। तो एक alkyl halide हम ले लेते हैं, है ना। हमने पहले एक एराइल हैलाइड ले लिया, हमने एराइल हैलाइड, ये हमारे पास एराइल हैलाइड है, इसमें मैं ले लेता हूँ Cl, ठीक है ना। ये एराइल हैलाइड हो गया। और एक एल्काइल हैलाइड हमने लेना है, CH3Cl ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड। किसके साथ करनी है, सोडियम के साथ, Na के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमने बोला एराइल एरीन, एल्काइल एरीन, एल्काइल एरीन। ये आपके पास हमने पीछे देखा ना, क्या बनेगा, एल्काइल एरीन। एल्काइल और एरीन आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बेंजीन रिंग तो क्या हो गया बच्चों, एरीन हो गया, है ना। ये बेंजीन रिंग एरीन हो गया। और जहां से क्लोरीन गया वहां पे आके आपका CH3 ऐड हो जाएगा, और क्लोरीन किसके साथ मिलेगा, Na के साथ, तो NaCl बना देगा। आई बात समझ में। इसका नाम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इसका नाम क्लोरोमीथेन, है ना, क्लोरोमीथेन। ये क्या बना बच्चों आपका, CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर जब लगा हो उसको बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलेंगे, टॉलिन। या फिर आप बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन या फिर टॉलिन। मिथाइल बेंजीन बोलो या टॉलिन बोलो। आई बात समझ में। तो इस तरीके से वुड्स-फिटिग रिएक्शन आपकी होती है। वापस से रिपीट करता हूँ, वुड्स-फिटिग रिएक्शन है क्या, व्हेन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड reacted with sodium in the presence of dry ether they give aryl arene, ठीक है ना। alkyl arene, alkyl CH3 arene क्या हो गया, ये रिंग हो गई, ठीक है ना। और आपके पास सॉल्ट मिलता है। तो ये वुड्स-फिटिग रिएक्शन है, ठीक। दूसरी जो रिएक्शन है वो फिटिग रिएक्शन है। रिएक्शन विद मेटल में दूसरी रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या है, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, ठीक है ना। तो फिटिग रिएक्शन में क्या होते हैं, हमने क्या लेना है, एराइल हैलाइड लेना है, एराइल हैलाइड लेना है। 2 मोल एराइल हैलाइड
कि जब हम ट्रीट करते हैं 2 मोल सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके 2 एराइल ग्रुप ज्वाइंट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, आपका डाइफिनाइल बनाते हैं। ठीक है ना। क्या कहा हमने लेना है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड हमने लेना है और कितने मोल लेने हैं एराइल हैलाइड के, 2 मोल ले लेने हैं, प्लस 2 मोल हमने लेने हैं सोडियम के, Na के। किसके साथ क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करनी है। हमें क्या मिलेंगे, हमें 2 एराइल हैलाइड के ग्रुप आपस में मिलेंगे, 2 एराइल ग्रुप्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 एराइल ग्रुप, 2 एराइल ग्रुप्स, 2 एराइल ग्रुप क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, आपका फिटिग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो हम कहते हैं, हम एराइल हैलाइड लिया हमने, ये बेंजीन रिंग हो गई, है ना। इसमें हमने ले लिया Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया, 2 मोल हमने ले लिए, 2 मोल Na के साथ कराए रिएक्ट। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने कराया। अब देखिए आप क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी आपस में। आप चलो एक काम करते हैं, इस Cl को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से वहां से Cl जाएगा तो यहाँ से ये रिंग आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, ये दिस 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 एंड दिस। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये आपके पास क्या होगा, डाइफिनाइल। 2 बेंजीन रिंग है ना, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, है ना, क्योंकि एक H यहाँ से जाता है ना, क्योंकि बेंजीन आपके पास C6H6 से एक H गया, C6H5 बना तो डाइफिनाइल, और प्लस 2 Na किसके साथ मिला, Cl के साथ, 2 Na 2 Cl के साथ NaCl बना दिया। ठीक है ना, क्या बना दिया, NaCl। तो ये है आपकी फिटिग रिएक्शन। क्या है, फिटिग रिएक्शन है। आई बात समझ में, फिटिग रिएक्शन क्या होती है। इस तरीके से बच्चों फिटिग रिएक्शन है, ऐसे फिटिग रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन विद आपका मेटल्स थी। ठीक है ना, तो एक केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएरिन की आपकी क्या हो गई बच्चों, खत्म हो गई है। ठीक है ना, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएरिन की आपकी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। ठीक है ना, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या क्या जो भी हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा। एक्चुअल में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है ना। हेलो एरेन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस करने और समझेंगे हम कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें दी हैं, क्या जो हमने पढ़ा वो हमारे पास हमने समझा उसको कि नहीं समझा, वो देखते हैं। ठीक है ना, ठीक। तो बच्चों हम क्वेश्चंस करते हैं इनके। चलिए, कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, हमको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने का, वो क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है ना, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर बनाना में 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन कैसे बनाएंगे। पेंटेन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, 5 कार्बन है आपके, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, है ना। 2 पे क्लोरो लगा है, 3 पे मिथाइल लगा है। कहीं से भी आप नंबरिंग कर लो, है ना, यहाँ से कर लेते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्लोरो है, यहाँ पे क्लोरो लगा दो, 3 पे मिथाइल CH3 लगा दो, पेंटेन तो है। अब वैलेंसी पूरी कर लो आप, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, 3 और 1 4। यहाँ पे आपके कितने हैं बच्चों, इस कार्बन के पास 2 है तो H2 आ जाएगा, इस कार्बन के पास 3 है 1 H आ जाएगा, यहाँ पे 3 है 1 H आ जाएगा, और यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। आई बात समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेकंड जो स्ट्रक्चर हमें बनाना है वो है हमारे पास 1 क्लोरो 4 इथाइल 1 क्लोरो 4 इथाइल, ठीक है, 1 क्लोरो 4 इथाइल, अच्छा, साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है आपके पास 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 पे क्लोरो है, 4 पे इथाइल है और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ऐसे हो जाएगा ये साइक्लिक 6 कार्बन वाला, है ना, 6 कार्बन वाला ऐसे हो जाएगा। आप गिन सकते हैं इसके, अगर आप कार्बन गिने आप देखेंगे 6 कार्बन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं और साइक्लो में है 1 2 3 4 5 6, है ना, ये हो गया आपके 6 कार्बन हो गए। साइक्लिक है, हेक्सेन है। आपका बोल रहा पहले पे क्लोरो, तो यहाँ क्लोरो लगा दो, चौथे पे इथाइल है, यहाँ पे इथाइल लगा दो, C2H5, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, 4 टर्शरी 4 पे टर्शरी है ब्यूटाइल 3, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, 3 आइडोहेप्टेन, ठीक है ना, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन है, ठीक है ना। 4 पे क्या लगा हुआ आपका आइडोहेप्टेन, पहले तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन आप लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 आपने लगा दिए, ठीक है, ठीक है ना। 4 पे टर्शरी है और 3 पे क्या है बच्चों, ब्यूटाइल है, 4 टर्शरी ब्यूटाइल, अच्छा 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल लगा है और थर्ड पे आपका आइडो लगा है, ठीक है ना, तीसरे पे आइडो लगा है। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड वाले पोजीशन पे क्या लगा है, आइडो, 1 2 3, यहाँ पे आई आ जाएगा आपका। 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे क्या है बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल देखते हैं पहले, टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा। ये बोल रहा है टर्शरी ब्यूटाइल बनाना, आपको क्या बनाना है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। तो टर्शरी ब्यूटाइल कैसे होता है बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल यानी ये कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन लगा है, इधर भी एक कार्बन लगा है, इधर भी एक कार्बन लगा है, तो हो गए 4 कार्बन हो गए। जब एक कार्बन के साथ क्या 3 कार्बन और जुड़ते हैं, एक कार्बन के साथ जब 3 कार्बन और जुड़ते हैं, क्योंकि ये कार्बन, हर कार्बन के पास क्या बच्चों 4 वैलेंसी उसको सेटिस्फाई करनी है। ये कार्बन है एक, उसके पास हो गया 2 3 4 वैलेंसी होगी, तो टर्शरी मतलब 3 पे कार्बन लगा हुआ, टर्शरी का मतलब 3 पे कार्बन लगा हुआ, है ना, 3 पे कार्बन लगा। और ये कैसा है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, तभी तो इन तीनों की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाला आप देखोगे 1 2 3 4, है ना, तो इस जो बीच वाला कार्बन 3 वैलेंसी, तो उसमें 3 कार्बन आ गए और ऊपर चौथी वाली छूटी है, तभी तो ये एल्काइल बना। एल्काइल कौन बनता है, एल्केन से एल्काइल बनते हैं, एल्केन से जब आप एक H माइनस करो तो तब जाके आपके पास एल्काइल बनते हैं। अब यहाँ पे ये था, इसमें से एक वैलेंसी गायब है, तो जाके तो ये क्या बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा ना, क्योंकि ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना, तो ये ऊपर जाके उस कार्बन से जुड़ेगा तब जाके कंप्लीट। लेकिन है क्या है, टर्शरी, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं और जब हम इस तरीके से नाम लेते हैं तो चारों कार्बन को गिनेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 4 टर्शरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे एक कार्बन, इधर भी आपका क्या लगा है, CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है और इधर भी CH3 लगा है, तो इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। तो 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल वैलेंसी आप पूरी कर लो, इधर 3 लग जाएंगे, इधर आपके क्या हो जाएगा, H2 आ जाएगा, 2 2 4, इधर भी H2 आ जाएगा, इधर आपका 1 2 3 एक H आएगा, 1 2 3 एक H आ जाएगा, यहाँ पे 2 H आएंगे और यहाँ पे 3 H आएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 टर्शरी ब्यूटाइल, चौथी पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल है और तीसरे पे आइडो हेप्टेन 7 कार्बन, है ना। तो समझ आया आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर आपने बनाया।
अगला जो है आपके पास, अगला स्ट्रक्चर 1,4, चौथा है 1,4 डायब्रोमो, 1,4 डायब्रोमो, 1,4 डायब्रोमो ब्यूट 2इन, ब्यूट 2इन, 1,4 डायब्रोमो ब्यूट 2इन, है ना। ब्यूट 2इन मतलब आपके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन है। 1 और 4 पे क्या लगा हुआ, ब्रोमो लगा, 1,4 डायब्रोमो। नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा है 1 पे, और चौथे में भी ब्रोमीन लगा है Br, ठीक है। 1,4 ब्यूट 4 कार्बन 2इन, दूसरे पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब वैलेंसी पूरी कर लो, 2 H आ जाएंगे, इधर 2 3 1 H आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे 2 1 H आ जाएगा, यहाँ पे 2 H आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 1,4 डायब्रोमो ब्यूट 2इन, ठीक है ना। चलिए अगला है आपके पास, फिफ्थ है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ, ठीक है ना, चौथे पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ, और 2 पे मिथाइल लगा हुआ। तो पहले तो आप बेंजीन रिंग बना लो, ये हमने बेंजीन, क्योंकि आपके पास ये रूट कार्बन ये है ना बेंजीन, ये बेंजीन बन गई, ठीक है ना, बेंजीन बन गई। अब ये बेंजीन रिंग बन गई, इसको ऐसे बना लो, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, ठीक है। पहले पे लगा हुआ है ब्रोमो, Br लगा दो, पहली पोजीशन इससे दे देते हैं। दूसरे पे मिथाइल लगाओ तो दूसरे में इधर आ गया CH3। चौथी पोजीशन ये हो गया आपकी, चौथी ये चौथी वाली पोजीशन होगी। चौथी में लगाओ बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल, चौथी में क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब सेकंड वाले कार्बन से जब जुड़ा हो, मतलब सेकंड वाले कार्बन से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और एक ये चौथा कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, CH हो जाएगा। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको कहते हैं, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ आपका, सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका ये हुआ, क्या हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH3 CH CH2 CH3, है ना। अब देखो इधर इस बीच इस वाले कार्बन को देखो आप, जहाँ पे मैंने जिस कार्बन के साथ H लगाया उस कार्बन को हम देखेंगे, इस वाले कार्बन को, एक वैलेंसी इसकी ये है, एक ये है, 2, एक H हो गया, ये यहाँ से अटक रहा है, यहाँ से इसको चाहिए ना, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, एल्काइल हो गया, क्योंकि आप गिनो अगर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, C4H गिनो आप, 3 1 4 4 और 2 6 और 3 7, C4H7 आ रहा है ना, C4H7 आना कितना चाहिए था, C4H8 आना चाहिए था, तो C4H8 में कंप्लीट हो जाएगा ना ये। यहाँ पे आप 3 H हो गए और 3 6, सॉरी 3 और 3 6, 6 2 8 और 1 9, 9 आ रहा ना, 9 सॉरी 9 आ रहा, H4 C4H9 आना कितना चाहिए था, C4H10, तो C4H10 से आपका एक H गायब हो गया, तो C4H10 से एक H गायब हो गया, C4H9 बना, ठीक है ना, C4H9 बना है, C4H9 बना, तो ये एल्केन से एल्काइल बन गया, इसलिए हमने इसको ब्यूटाइल बोला, 4 कार्बन लगे थे। सेकेंडरी क्यों बोला, इस वाली पोजीशन से इसने क्या करना, अटैच, यहाँ से इसका एक H गायब है, यहाँ से इसका एक H गायब है, इसलिए सेकेंडरी आया। तो हमने बोला बेंजीन आपकी रूट चेन थी, मतलब मेन चेन थी बेंजीन, 1 पे ब्रोमो लगा है और 2 पे मिथाइल लग गया CH3, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इस तरीके से सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया। तो ऐसे आप इसका क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया किस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाया आपने, है ना। चलो एक और देखते हैं कि कुछ आपके पास हो ऐसा। अच्छा एक है 2,2 डायब्रोमो प्रोपेन, चलिए छोड़ो आप, टू कॉमा टू डायब्रोमो प्रोपेन, है ना, 2,2 डायब्रोमो प्रोपेन 2,2 डायब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन है, 3 कार्बन लगा लो आप, है ना,
अब 2 पे ब्रोमो लगा हुआ, 1 2 3 Br लगा हुआ, यहाँ भी Br, ऊपर भी Br लगा लो आप, है ना, क्योंकि 2,2 दूसरी पोजीशन पे ही दोनों Br लगे हैं, है ना। बस बैलेंसी पूरी कर लो, CH3 इधर भी क्या जाएगा, CH3 इधर आपका ये चौथी हो ही रही है पूरी। तो इस तरीके से 2,2 डायब्रोमो प्रोपेन इस तरीके से आपका बन जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने चीजें करी है। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज हमने चैप्टर कंप्लीट किया हेलो एल्केन हेलो एरीन, और हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो हम अभी भी कुछ आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और देखेंगे कि हमने कितना इस चैप्टर से सीखा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।